हम पढ़ने जा रहे हैं आज से राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था में हम सबसे पहले कुछ शब्दावली देखेंगे, जैसे संविधान। अब संविधान निर्माण क्यों और संविधान किन भावों के साथ निर्माण हुआ। सकारात्मक भाव उसके क्या है कि वो क्या क्या चाहता है कि भाई ऐसा हो। नकारात्मक भाग क्या है कि भाई ऐसा ना हो, इसका अर्थ ये ना निकाला जाए। ये जैसे निर्माण क्यों, हाँ के अर्थ में देखिए, विधि के शासन के लिए था। विधि का शासन, विधि के शासन में विधि की सर्वोच्चता, सीमित शासन, शक्ति का पृथक्करण। सीमित शासन से निकल के आता व्यक्ति की स्वतंत्रता। नकारात्मक भाव क्या है, संविधान क्या नहीं चाहता। अपने शब्दों में, व्यक्ति का शासन नहीं, असीमित शासन नहीं, इससे निकल के आता है तानाशाही तथा निरंकुशता और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, शक्ति का केंद्रीकरण नहीं, बहुमत का शासन नहीं। संविधान चाहता है शासन सभी का हो, सरकार बहुमत बना ले, शासन सभी का हो। अब शक्ति पृथक्करण मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। विधायिका बोले तो लोकसभा और राज्यसभा में विधि निर्माण, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। कार्यपालिका नीति निर्माण, जैसे डिफेंस में उदारीकरण करना, लुक ईस्ट नीति। कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। न्यायपालिका विवाद निवारण तंत्र। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जनपद अधिनियम के तहत जनपद न्यायालय होते हैं। और देखिए, संविधान भारतीय भूभाग पर स्थित सर्वोच्च विधि है। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं। संविधान के नीचे की विधि संसदीय विधि, जैसे सूचना का अधिकार। संसदीय विधि को सांविधिक विधि या स्टेट्यूटरी 1950 के पूर्व की विधि सर्वोच्च विधि के अधीन है। संविधानेतर, जो संविधान में ना हो, जो संसदीय विधि है, जो कार्यपालिका द्वारा निर्मित है, इस संविधानेतर है। संविधान ही चल रहा है हमारा। संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति का उल्लेख है। कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति। संविधान में सरकार के अंगों की शक्ति पर प्रतिबंध का भी उल्लेख है। प्रतिबंध का भी उल्लेख है। उदाहरण, किसको क्या करना है, क्या नहीं। संविधान आदर्शों का समुच्चय है। समुच्चय, प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं का वर्णन है, जैसे निर्वाचन आयोग, स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस बॉडी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग।
एक शब्दावली संविधान फिनिश हुआ। दूसरा आता है संविधानवाद। अब संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर देखिए। संविधान विश्व के प्रत्येक देश में है ये। संविधानवाद कुछ देशों में ही है। संविधान गैर लोकतांत्रिक देशों में भी। संविधानवाद केवल लोकतांत्रिक देशों में ही। संविधान शासकों की हो सकती है। सर्वोच्चता शासकों की हो सकती है संविधान में। सर्वोच्चता संविधान की रहेगी संविधानवाद में। संविधान नागरिक की स्वतंत्र अधिकार की गारंटी नहीं देता। संविधानवाद में नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को विशेष महत्व। संविधान में केवल विधि होती है। संविधान में विधि का शासन होता है। तो संविधानवाद देखा और संविधानवाद की तुलना देखी हमने। अगला शब्दावली आती है भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय राज व्यवस्था संविधान की समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दलों के साथ अंत्यक्रिया को ही राज व्यवस्था कहते हैं। संविधान की समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दलों के साथ अंत्यक्रिया को ही राज व्यवस्था कहते हैं। समाज के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ और राजनीतिक दलों के साथ अंत्यक्रिया को ही राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था का विचार जीवंत और गतिशील है। राज व्यवस्था का विचार जीवंत और गतिशील है। राज व्यवस्था को गति देने वाले कारक समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दल। राज व्यवस्था एक अंत्यक्रिया है समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दलों के बीच। राज व्यवस्था का अध्ययन समग्र अध्ययन है, क्योंकि सरकार और संविधान के संबंध समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दलों के साथ किए जाते हैं। राज व्यवस्था का अध्ययन समग्र अध्ययन है, क्योंकि सरकार और संविधान के संबंध समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दलों के साथ किए जाते हैं। राज्य व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के व्यवहारिक रूप का अध्ययन किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान के व्यवहारिक रूप, डेमोक्रेसी बराबर डिवोर्स प्लस क्रेशिया तंत्र। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और सरकार। अगला आ रहा है शासन और सरकार। अगली शब्दावली क्या है? शासन और सरकार। सरकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शासन सरकार प्लस व्यावसायिक संगठन प्लस नागरिक समाज। नागरिक समाज एनजीओ, छात्र, फिल्म अभिनेता, कार्यकर्ता। जो सरकार 3 स्तर और शासन में सरकार प्लस व्यावसायिक संगठन, नागरिक संगठन आदि। छात्र, किसान सभी व्यक्ति इसमें आते हैं। शासन जड़ तक है पहुंच। शासन का स्वरूप बहुत बड़ा होता है। सरकार के स्वरूप संसद तक होता है। शांति। राष्ट्र और राज्य अवधारणा देगी। राष्ट्र और राज्य। राज्य एक संवैधानिक विचार है, भौगोलिक विचार है, प्रशासनिक एकरूपता है। राष्ट्र एक
मनोवैज्ञानिक विचार है, भावनात्मक विचार है, नागरिकों की सर्वोच्च निष्ठा है। कुछ प्रश्न, संविधानवाद की मूल विशेषता, सीमित सरकार, लोकतांत्रिक शासन नहीं, उत्तरदायी सरकार नहीं, तानाशाही का अभाव नहीं, सीमित सरकार, ये मूल विशेषता भैया। अगला प्रश्न, राष्ट्र राज्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 3 सत्य। राष्ट्र के बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, बिल्कुल सत्य बात है। राष्ट्र के विद्वान होने से राज्यों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं, सही बात है। जहां भी राष्ट्र है वहां राज्य है। राष्ट्र एक संस्थागत विचार है, ये गलत है। राष्ट्र एक लंबे समय में बनने वाली भावना है। राज्य एक संस्थागत विचार है जो उपलब्धि में बन सकता है। लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि का शासन, संवैधानिक सरकार होती है, बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक नागरिक की गरिमा एक समान होती है, बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसमें क्या है, विचार करना भैया। चलिए, लोकतंत्र, पश्चिम जगत, लोगों का तंत्र, लोग का प्रत्येक नागरिक तथा उसकी गरिमा। भारत, समाज गैर लोकतांत्रिक, सरकार लोकतांत्रिक, पश्चिम जगत, समाज लोकतांत्रिक, सरकार लोकतांत्रिक। लोकतंत्र सरकार की विशेषता, सरकार अत्यधिक कुशल होती है, सरकार में पारदर्शिता होती है, एक सच्चरित नागरिक गुणों का विकास होता है। सरकार की के द्वारा बहुमत की भलाई के लिए कार्य किया जाता है, एक सच्चरित नागरिक के गुणों का विकास होता है। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता, लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक समाज, ये गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये गलत है। लोकतांत्रिक शासन ठीक आता है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त केवल नागरिकों को। मानव अधिकार होते हैं प्राकृतिक अधिकारों का नया नाम, मानव मात्र को, जानवरों को नहीं। सभी मूल अधिकार मानव अधिकार हैं, लेकिन सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नागरिक से जुड़े हुए हैं ना। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, जबकि मानव अधिकार नैतिक अधिकार है। मूल अधिकार के उल्लंघन पर अनेक उनके संरक्षण का प्रावधान है, लेकिन मानवाधिकार उल्लंघन पर संरक्षण के लिए वैधानिक प्रावधान नहीं है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य बोले तो संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, संस्थाएं, प्राधिकरण। राज्य का व्यवहारिक रूप सरकार है। राज्य भूभाग पर दंड देने की सर्वोच्च संस्था है राज्य। राज्य मूर्त तथा अमूर्त है। राज्य मूर्त है, संस्था मूर्त है, उद्देश्य अमूर्त है। मूल अधिकार राज्य का नागरिकों के प्रति कर्तव्य है।
कुछ मूल अधिकार समाज के खिलाफ भी हैं, जैसे सामाजिक छुआछूत। मूल अधिकार की अवहेलना राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि से संभव नहीं। किसी भी विधि से भाई मूल मूल अधिकारों का वो नहीं होगा। मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित विधि से प्राथमिक होते हैं। इसलिए मूल अधिकारों की अवहेलना पर नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मूल अधिकार इसलिए मूल है क्योंकि संविधान के पूर्व निर्मित विधियां, पूर्व संवैधानिक विधियां और मूल अधिकार के बीच टकराव होने पर पूर्व विधि आच्छादित हो जाती है। अब देखिए, मूल अधिक मतलब उदारीकरण का मूल अधिकारों पर प्रभाव, एक छोटा सा प्रसंग है। 1991 के उदारीकरण के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी निजी कंपनियों का प्रवेश हो गया और सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण किया गया। इसलिए मूल अधिकारों का दायरा सीमित हो रहा है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हो रहे हैं और राज्य के कार्य का दायरा ही संकुचित हो रहा है। इसलिए आरक्षण का प्रावधान निजी क्षेत्रों में क्रियान्वयन नहीं हो सकता। अब राज्य अनुच्छेद 12 पूर्व संवैधानिक विधि, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के प्रकार समझ लो। अब प्रश्न है एक, थोड़ा देखते हैं। समानता में शक्ति नहीं है, विधि विशेष अधिकारों का अभाव, सभी के लिए समान अवसर, भेदभाव का अभाव, प्रतिस्पर्धा की नुकसान। अब समानता का मतलब समझिए, सभी के साथ समान व्यवहार, सभी व्यक्ति चाहे कोई भी हो के लिए समान विधि, विधि की दृष्टि में हर व्यक्ति का महत्व समान है। नकारात्मक क्या है? विषमता का अभाव, विशेष अधिकारों का अभाव। हाँ, अब इसमें हम अब हम समानता का अधिकारी पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14। उससे पहले नोट देख लो, समाज में पहले से सामाजिक आर्थिक विषमता है, ठीक है। समानता देखेंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समान समानता, शाब्दिक अर्थ समझो इसका। अब इसका अर्थ दो अर्थों में, विधि के समान समानता और विधि का समान संरक्षण। समान समानता, एक जैसा व्यवहार करेंगे। समानता का अपवाद, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद पर रहने के दौरान कोई कार्यवाही नहीं, कोई भी आपराधिक प्रक्रिया न्यायालय न प्रारंभ की जाएगी, न ही बनाई जा सकेगी। राष्ट्रपति अपने आधिकारिक कार्यों के लिए न्यायालयों के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। राज्यपाल के साथ भी ऐसा होगा। दीवानी मामलों में कार्यवाही के लिए 2 माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। दीवानी परिवर्तक संपत्ति विवाद, व्यावहारिक छूट, विदेशी राजदूत, उच्च आयुक्त के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, दोनों के विधि के समान समानता में छूट। अब दूसरा पक्ष इसका देखिए, विधि का समान संरक्षण, परिस्थितियों के साथ अलग अलग व्यवहार। हाँ, इसका मतलब परिस्थिति के साथ अलग अलग व्यवहार, समान संरक्षण, परिस्थिति के साथ अलग अलग व्यवहार, उसका है एक जैसा व्यवहार, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, ठीक है। समानता का, इसमें अलग अलग व्यवहार। संरक्षण का उद्देश्य हाशिए पर स्थित समाज का, हाशिए पर स्थित समाज का कल्याण किया जा सके। संरक्षण राज्य द्वारा संरक्षण होगा, संरक्षण समाज का होगा। उद्देश्य वंचित समाज का कल्याण, सामानों के साथ समान व्यवहार, परिस्थिति के अनुसार पृथक विधि का निर्माण। सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक भेदभाव, तार्किक भेदभाव।
देखिए, भेदभाव का आधार भौगोलिक, व्यवसाय तथा सामाजिक वंचना के आधार पर। विधि, अभी इसमें क्वेश्चन टाइप का है। विधि के समान संरक्षण के विचार में अंतर्निहित है परिस्थितियों के अनुसार पृथक विधि का निर्माण। ठीक है। पुरुष एवं महिला के भेदभाव का अभाव। नो। एक समान व्यवहार। नो, एक समान व्यवहार नहीं होगा। विशेष अधिकारों का अभाव। विशेष अधिकारों का अभाव ये उधर है। कोई विशेष अधिकार समान संरक्षण में नहीं आएगा। राज्य के द्वारा सामाजिक समानता बनाए रखने के प्रयास। अनुच्छेद 15। ये राज्य द्वारा सामाजिक समानता बनाए रखने का प्रयास है। राज्य द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, प्रजाति, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। केवल इन आधारों पर भेदभाव तो करेगा। जगह जहां भेद नहीं हो सकता, दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान। नंबर 2 में कुएं, तालाब, स्नानघर और सड़क और सार्वजनिक रसोई के उपयोग पर शर्तें। सार्वजनिक उपयोग के लिए बनी होनी चाहिए चीज़ें। राज्य द्वारा पूर्ण आंशिक वित्त पोषित होनी चाहिए। अब कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में भेदभाव होगा? शैक्षणिक योग्यता में, शारीरिक योग्यता में, प्रतिस्पर्धा के आधार पर भेदभाव हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। शारीरिक योग्यता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। हैंडीक्राफ्ट को भी अंदर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है महिला और बच्चों के हितों के संरक्षण। राज्य के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। निरपेक्ष, सापेक्ष, इस दोनों का अर्थ समझो। कोई प्रतिबंध नहीं, सापेक्ष प्रतिबंध हो सकता है। निरपेक्ष मतलब निरपेक्ष अधिकार, कोई प्रतिबंध नहीं। सापेक्ष मतलब प्रतिबंध हो सकता है। सापेक्षता, निरपेक्षता, अकेला सापेक्ष, दो चीजों को तुलना करके जब देखते हैं तो सापेक्षता आता है। अब समाज के वंचित वर्गों का संरक्षण, इसमें समझेंगे वंचित वर्गों का। पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, जिससे ये उल्लिखित है समाज एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। दूसरा, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य द्वारा विशेष उपाय किए जाएंगे। समाज के वंचित वर्गों का संरक्षण। अब देखिए 4 में उनके सामाजिक तथा शारीरिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए विशेष उत्थान। अब 15(5) जोड़ा गया। केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में और निजी शैक्षिक संस्थानों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। 4 ने तो इनके उत्थान की बात कर दी और वही इन्होंने स्कूलों में इनके संरक्षण की बात कर दी। अल्पसंख्यकों के समानों में आरक्षण नहीं। अल्पसंख्यकों के संस्थानों में आरक्षण नहीं रहेगा, इसका मतलब ये। अब देखते हैं हाँ, थोड़ा सा इसमें इधर का पढ़ना था हमें पहले, बाकी ये हम पढ़ चुके। देखिए जिससे ये उल्लिखित है ये समझिए। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई कि वह पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन करेगा और आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्गों के कल्याण के किए जाएंगे और आयोग की इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाएगा। जैसे काका कालेकर आयोग, बीपी मंडल आयोग। सरकारी संस्थाओं में समानता, ये काका का बीपी, तो ये 15 तब जोड़ा गया था। अब सरकारी सेवाओं में समानता देखी हुई है, 16 पे आ गए हैं। 15(4) और 15(5) हम कर चुके हैं, छूट दे दी उसमें। अब सरकारी सेवाओं में समानता
देखिए, राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए राज्य के अंतर्गत नियुक्त रोजगार में अवसरों की समानता होगी इसमें। अब राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्तियां व रोजगार में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उद्भव, पूर्वजों की नागरिकता नहीं कहीं की हो, चाहे वो जापान की हो, लेकिन अब भारत में। भौगोलिक आधार पर भेदभाव, वो तो ऊपर वाली बातों पर ही भेदभाव नहीं होगा, लेकिन भौगोलिक आधार पर होगा। कुछ के प्रावधान कुछ को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत सेवाओं को कि किन्हीं विशेष पद एवं वर्गों के लिए स्थानीय निवासियों विशेष प्रावधान किया जा सकता है, परंतु इस संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद को दी गई है। वही किसको देगी? क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय भाषा संस्कृति को महत्व, सरकारी सेवा में आरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट क्लास में सरकारी सेवा आरक्षण का प्रावधान। देखो, आरक्षण क्या है? नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्ग को राज्य के अंतर्गत नियुक्तियों एवं सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा, शर्त यदि राज्य की दृष्टि में नागरिकों के पिछड़े वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। मतलब पिछड़े वर्गों का राज्य की दृष्टि में नागरिकों के पिछड़े वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तब। अब ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या प्रश्न है? देखिए, पिछड़ा वर्ग कौन है? SC ST में प्रोन्नति में भी आरक्षण की मात्रा का विषय, रिक्त सीटों पर कैरी फॉरवर्ड का नियम, पिछड़ी जाति में भी जो अगड़ा है, ये सब SC के पास प्रश्न है। अब देखिए, 1955 से ही SC ST वर्गों को 22% पहले से ही आरक्षण दिया जा रहा था। विधिमंडल कमीशन की सिफारिश पर 27% आरक्षण दिया गया। कुल आरक्षण 22.5, 27.0, 49.5। नरसिम्हा राव अग्रणी जाति के पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण आर्थिक आधारों पर, अग्रणी जाति के पिछड़े लोगों को। अब क्या हुआ? यहीं से बात बिगड़ गई। इंद्रसानी केस में उच्चतम न्यायालय में सामान्यतः ये स्वीकार कर लिया गया कि पिछड़ी जाति के लोग पिछड़े वर्गों में शामिल होंगे, और न्यायालय के अनुसार पिछड़े वर्गों का आशय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं। केवल सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से नहीं, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। नरसिंह राव सरकार द्वारा आर्थिक आधारों पर दिए गए 10% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। नरसिंह राव जी की सरकार को। अब प्रोन्नति में आरक्षण, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कहा गया कि आरक्षण प्रारंभिक प्रक्रिया में ही दिया जाएगा। प्रोन्नति में रोक दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। अपर्याप्त प्रतिनिधि सेवाओं में प्रतिनिधित्व के अनुसार निर्धारित होगा, जातियों की संख्या के आधार पर नहीं, प्रतिनिधित्व के आधार पर कितना प्रतिनिधित्व है। उच्चतम न्यायालय में कैरी फॉरवर्ड रूल को संवैधानिक माना, जिसका आज से आरक्षित वर्गों की नियुक्ति अगले वर्ष भी होगी, लेकिन आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होगी। पिछड़ों में अगड़ा, ये इंदिरा साहनी केस का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। उच्चतम न्यायालय ये स्पष्ट कर दिया कि पिछड़े जातियों में जो व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सिविल सेवा में लोगों का पिछड़ा नहीं माना जाएगा, उन्हें क्रीमीलेयर माना जाएगा। अच्छा, ये पिछड़े में अगड़े हो गए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न समस्या, क्या क्या समस्या है? निर्णय दे दिया इंदिरा साहनी केस में। तमिलनाडु में पहले से ही 69% आरक्षण 9वीं सूची में।
77वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 16(4)(a) SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण बहाल रहेगा। अब 77वां संशोधन हुआ, ये पदोन्नति में आरक्षण बहाल हुआ। 4 भी जोड़ा गया, 4A भी जोड़ा गया। उनके कल्याण की बात हुई थी 4 में, अब 4A में उनके भैया पदोन्नति। 81वां संशोधन SC/ST में कैरी फॉरवर्ड नियम के संदर्भ में 50% की सीमा लागू नहीं। 81वें संविधान संशोधन हो गया, तो पदोन्नति आरक्षण बहाल रहेगा। SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण बहाल रहेगा। पदोन्नति SC/ST वालों की होगी। 81वां SC/ST के लिए कैरी फॉरवर्ड के संदर्भ में 50% की सीमा लागू नहीं। अब एक आता है नागराजनवाद 2006, पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन 3 शर्तें। अभी भी पिछड़ापन सेवा में, सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, सेवा की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रोन्नति कराओ, सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अभी भी पिछड़ापन सेवा में। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, भैया ये देखिए केस पे केस खुलते जा रहे हैं। संसदीय 1993 संसदीय अधिनियम द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की संवैधानिक दर्जा 338B संशोधन संख्या 123 इसको संवैधानिक दर्जा दिया है भी 123वें संविधान संशोधन। संरचना, एक अध्यक्ष 3 सदस्य। देखिए कार्य एक्सक्लूजन बाहर, क्रिमिलियर। और दूसरा कार्य राष्ट्रपति द्वारा समावेशन बाहर तथा क्रिमिलियर। राष्ट्रपति संसद के समक्ष ये प्रस्ताव रखेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य, पिछड़ों का संरक्षण और संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन। संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन, शिकायतों का निवारण, पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार को परामर्श, आरक्षण के पक्ष में विपक्ष में तर्क। देखिए भैया आरक्षण आधार, इसका क्या आरक्षण का आधार? पिछड़ापन, ऐतिहासिक भेदभाव, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, समता, सामाजिक न्याय। अब देखिए समस्या क्या है, राजनीतिक आधारों पर आरक्षण का निर्धारण, संपन्न लाभार्थियों को बाहर न किया जाना। आरक्षण का आधार पिछड़ापन नहीं राजनीतिक आधार है, पिछड़ापन नहीं राजनीतिक आधार, राजनीति जिसको चाहे वो कर देती है। सुझाव क्या है? आरक्षण आधार को विविधतापूर्ण बनाया जाए, विविधतापूर्ण, भौगोलिक आधार पर, शैक्षणिक आधारों पर पिछड़ापन, शैक्षणिक स्थिति का उत्थान, शैक्षणिक स्थिति सुधारो भैया, नहीं तो आरक्षण से कब तक काम चलेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाया जाए। कॉर्पोरेट सोशल मतलब ये कॉर्पोरेट जगत के लोगों के कल्याण के लिए काम करें। आरक्षण में अनारक्षण को अपनाया जाए, लाभार्थियों को बाहर कर। अनुच्छेद 16(5) धार्मिक संस्थाओं में सेवाओं में समानता। 16(5) क्या कह रहा है? देखिए किसी धार्मिक संस्थाओं के द्वारा उस संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति में अपने धार्मिक समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है। और कोई धार्मिक संस्था है तो अपने समूह सदस्य को प्राथमिकता दे सकता है। 16(5) में लिखा गया है। भेदभाव का अभाव, अब अनुच्छेद 17 जो देखेंगे हम अगले लेक्चर में।